नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि वाजिद अली शाह का समय चल रहा था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शासन विभाग हो, साहित्य क्षेत्र हो, चाहे कला कौशल हो, उद्योग धंधों हो, सभी पे ही विलासिता व्याप्त थी। ऐसे में दो मित्र थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों ही नवाब थे, बड़े सामंत थे और वे अपना समय शतरंज खेलने में बिताते थे। शतरंज के बहुत बड़े शौकीन थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसीलिए उन्हीं के घर पर बाजियां लगा करती थी, लेकिन उनकी बेगम साहिबा को यह पसंद नहीं था। इसलिए क्योंकि वो हर समय फिर घर में ही रहते थे, तो उनकी स्वतंत्रता बाधित हो रही थी। जब बेगम साहिबा के साथ में काफ़ी हंगामा हो जाता है, तो फिर वो वहाँ पर नहीं खेल पाते और कहते हैं, मिर्ज़ा मीर से पूछते हैं कि अब कहाँ अपना जमाव होगा। मिर्ज़ा कहते हैं कि बेगम साहिबा को मैं कैसे मनाऊंगा। और उसके बाद वो लोग दूसरी जगह का सोचते हैं। उसके बाद अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वो यह चाहती थी कि मीर साहब बाहर रहें तो वह भी थोड़ी स्वतंत्र रहें। लेकिन अब तब पहले तो मिर्ज़ा साहब के यहाँ बिसात बिछती थी, अब मीर साहब के यहाँ बिसात बिछने लगी, तो मीर साहब दिन भर घर में ही रहने लगे और इससे उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। जो नौकर थे वो भी बड़े परेशान होने लगे, क्योंकि अब उन्हें भी उनके आगे पीछे घूमना होता था। मोहल्ले भर के लोग भी थे, वो भी अलग अलग तरह की बातें करते थे कि अब रईसों का यह हाल है तो मुल्क का तो खुदा ही खैर करे, और यह बादशाह तो शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। होता भी ऐसा ही है, पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो कंपनी थी उसका ऋण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। वार्षिक कर भी वसूल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे थे जो विलासिता के नशे में चूर थे, और इसीलिए किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। खैर, समय निकल गया, कई महीने गुजर गए। मीर साहब के दीवान खाने में ही शतरंज खेली जाती थी। दोनों मित्र जो थे वो शतरंज खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे। तू मैं की नौबत आती थी, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता था। और फिर प्रातःकाल फिर मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक अफसर आता है फौज का, और मीर साहब का नाम पूछता है। मीर साहब के तो होश उड़ जाते हैं और सोचते हैं अब ये क्या बला आ गई, क्या हुआ ये, और वो कह देते हैं कि घर के दरवाजे बंद कर दो और कह दो मीर साहब तो है ही नहीं। नौकर पूछता भी है क्या काम है बता दो, लेकिन सवार कहता है कि काम तुझे बताऊंगा, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। नौकर, अच्छा तो चले जाइए आप, नौकर कहता है, मैं कह दूंगा उनको।
अब वो सोचते हैं क्या करें, अब तो यहाँ खेलना भी बड़ा भारी हो रहा है। मिर्ज़ा सोचते हैं बड़ी मुसीबत है, अब क्या होगा। लेकिन मीर साहब कहते हैं कि एक उपाय है, एक तदबीर तो है कि अगर हम इन्हें घर पे मिले ही ना तो। और वो कहते हैं कि कल से गोमती पर कहीं वीराने में हम अपनी ये बिसात को बिछा लेंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम आराम से वहां पर खेलते रहेंगे। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरे दिन से दोनों मित्र बहुत जल्दी ही घर से निकल जाते हैं, हम कहें मुंह अंधेरे ही निकल जाते हैं, और साथ में एक छोटी सी दरी ले लेते हैं, डिब्बे में अपनी गिलोरियां भरते हैं और गोमती पार की एक पुरानी वीरा मस्जिद थी वहां पर वो चले जाते हैं। और उस वीरा मस्जिद को नवाब आसिफ उद्दौला खान ने बनवाया था। अपनी विलासिता की सारी चीजें, तंबाकू, चिलम, सब वो साथ में ले लेते हैं और फिर उन्हें कोई भी इस संसार की फिक्र नहीं रहती है। अपने शतरंज खेलने की मस्ती में वो मस्त रहते हैं। किश्त, शह आदि शब्दों के सिवा और उनके मुख पर कोई वाक्य भी नहीं था। दोनों बिल्कुल एकाग्रचित होकर के वो खेलते थे और शतरंज के खेल में उनकी एकाग्रचित्ता इतनी गहन होती थी कि कोई योगी भी समाधि क्या लगाता होगा। चिलम, हुक्का पीते रहते थे और अपने युद्ध क्षेत्र में डटे रहते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल नहीं आता था। उनका खेल जारी था और इधर देश की राजनीतिक दशा भी बड़ी भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें अपना कर वसूल करने के लिए लखनऊ की तरफ आ रही थी। लोग अपने बाल बच्चों को लेकर गांव की तरफ जा रहे थे, पर इन खिलाड़ियों को कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन दोनों मित्र वही मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में उन्हें इस कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं और वो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रहे थे। दोनों को पता लग जाता है कि वो आ रहे हैं, फिर भी वो अपने खेल में मस्त रहते हैं। मीर कहते हैं कि आप अजीब आदमी हैं, यहाँ शहर पर आफत आई है और आपको किश्त की सूझी है। मिर्जा कहते हैं जब घर जलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, और दोनों फिर से खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते 3 बज जाते हैं। अब मिर्जा की बाजी कमजोर थी। फौज की वापसी की फिर आहट मिलती है और ये भी पता लगता है कि नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए हैं। फिर भी दोनों खेलते रहते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना लिया जाता है। लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। मीर तो कहता है जो होगा वो देखा जाएगा। बादशाह को लिए हुए सेना निकल जाती है और उनके जाते ही मिर्जा फिर बाजी बिछा देते हैं। दोनों देख लेते हैं कि बादशाह को लेकर के बंदी बना करके लेके जा रहे हैं, और मिर्जा तो कहता भी है हाय गरीब वाजिद अली शाह। फिर दोनों खेलते रहते हैं। खेलने में उनकी राजभक्ति भी लुप्त हो चुकी थी। अब अगला अध्याय शुरू होता है। शाम हो जाती है। खंडर में चमगादड़ चीखना शुरू कर। दोनों सूरमा आपस में लड़ रहे हैं, बाजियां चल रही हैं। मिर्जा साहब 3 बाजियां लगातार हार गए और इस चौथी बाजी ये भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय उनके अंदर बना हुआ था। उधर
मीर साहब के मन में उमंगें उठ रही थी, जैसे उन्होंने कोई गुप्त धन पा लिया हो। बड़े ही प्रसन्न और आनंदित वो हो रहे थे। मीर साहब और मिर्जा साहब दोनों ही खेलने में व्यस्त थे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तकरार उनकी बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। मीर कहते हैं, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं, अजी जाइए, आपके जो पिताजी थे वो तो गाजिउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते थे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मीर कहते हैं, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। और मिर्जा कहते हैं कि आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो ही जाते हैं। मीर भी कहते हैं कि तुमसे दबने वाला कौन है, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। और दोनों दोस्तों ने अपने कमर से तलवारें निकाल ली। उस समय नवाबी जमाना था, सभी लोग अपने तलवार कटार ये सब बांध के रखते थे। विलासी तो थे, प्रेमचंद ने एक विशेषता उनके यहाँ बताई है कि वो विलासी तो थे लेकिन कायर नहीं थे। और बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं कि बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरें, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव उनमें नहीं था। दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें चला दी और दोनों ही जख्म खाकर गिर पड़े और वहीं तड़प तड़प कर उन्होंने जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों में एक आंसू नहीं था, लेकिन शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। ये थे शतरंज के खिलाड़ी। अंधेरा हो गया है, बाजी तो अब भी बिछी हुई है, पर दोनों शतरंज के वीर मृत्युशैया पर सो गए हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती रही। ये पंक्तियां इस कहानी की अंत की ज्यों की त्यों पंक्तियां हैं। इस प्रकार इसमें शतरंज के दो जो भयंकर शौकीन थे, उनके बारे में इसमें बताया गया है। सामंती विलासिता को उजागर किया गया है। झूठी शान के कारण एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और जो उनके बादशाह हैं उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं। इस प्रकार इस कहानी को बड़ी ही कुशलता के साथ प्रेमचंद ने लिखा, जो सामंतों की विलासिता, उनकी झूठी शान, उनकी निष्क्रियता को बेनकाब करती है, सामंती मानसिकता के खोखलेपन पर तीखा प्रहार करती है। अब अगली कक्षा में हम शतरंज के खिलाड़ी कहानी में जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं आई हैं, जो गद्यांश आए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको विस्तार से जानेंगे, संदर्भ प्रसंग के साथ उनको समझेंगे। और इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उन्हें समझेंगे। प्रेमचंद की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है
इसीलिए इसका थोड़ा विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।